बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी निसार साहब की बहुत मीटिंग्स हो रही हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब से, और शहबाज शरीफ साहब का उनका एक कंफर्ट लेवल भी है और बड़े अरसे का है, आज का नहीं है। और चौधरी निसार साहब इज़ विटनेस टू ईच एंड एवरी थिंग एज फार एज डॉन लीक्स इज़ कंसर्न जी। और कुछ मीटिंग्स होती रहीं और मियाँ नवाज शरीफ साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, चौधरी निसार साहब भी उन मीटिंग में मौजूद थे, और उन मीटिंग्स में एक फैमिली ट्री सामने आया। वो फैमिली ट्री ये बना था कि जनाब उसमें 7 लोगों के नाम थे जो लोग डॉन लीग्स में इन्वॉल्व थे जी। और उसमें कई चीज़ें और भी सामने आई जो चौधरी निसार साहब को मालूम है उसका जी। मेरा एक चौधरी निसार साहब से एक सवाल है जो मैं बार बार कर रहा हूँ उनसे कि चौधरी निसार साहब, आपको मालूम है कि क्या हुआ था, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं उसमें और हकीकत क्या है? सो आप अगर वो सब चीज़ें बता देंगे तो मेरे ख्याल में काफ़ी लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप वो एक NTC से कॉल हुई थी 39 मिनट्स की, और वो कॉल प्राइम मिनिस्टर हाउस में की गई थी, वो किसने की थी और किसको की थी उसका भी ज़रा जिक्र कर दीजिएगा। और किसका मैसेज परवेज़ रशीद साहब को आया था, मैं मैसेज से मुराद मैं व्हाट्सएप मैसेज की बात कर रहा हूँ, परवेज़ रशीद साहब को आया था और किसने कहा था कि जनाब मुझे जो कहा गया मैंने कर दिया। सो ये चीज़ें अगर सामने आ जाएंगी तो मेरे ख्याल में बहुत से अभाम ख़त्म हो जाएंगे। कुछ चीज़ें और बात करना चाहूँगा। एक बहुत बड़ा सेटबैक मैं कहूँगा पीपल्स पार्टी के लिए चंद साहब का। नदीम अफजल चंद साहब जनाब पीपल्स पार्टी छोड़ के PTI ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि चंद साहब कुछ महीने पहले, कुछ माह पहले वो थे कनाडा में, और जो मुझे इतलात मिली थी कि जनाब चंद साहब पीपल्स पार्टी छोड़ देंगे, वो सही साबित हो गई, दुरुस्त साबित हो गई। मैंने उनसे बारहा पूछा भी चंद साहब से कि जनाब तुसी पीपल्स पार्टी छड़ रहे हो, तो वो उसका जवाब ना हाँ में देते थे ना में देते थे। तो उससे मज़ीद इस चीज़ की कंफर्मेशन मिलना शुरू हो गई कि शायद वो जाने वाले हैं। इसी तरह आप देख रहे हैं PTI को लोग ज्वाइन कर रहे हैं और कुछ लोग नून लीग को भी छोड़ते जा रहे हैं। एक वेव भी चलती है, पॉलिटिकल वेव भी होती है, और वो वेव ये होती है जनाब के लोगों को लोग असेस करते हैं, गेज करते हैं कि आइंदा आने वाली हुकूमत या इलेक्शंस में कोई बहुत बड़ा सेटबैक दे सकती है अगर कोई पार्टी, तो उसको ज्वाइन कर लेते हैं। या कुछ लोगों की हल्का बंदियाँ ऐसी हुई, जो हल्का बंदियाँ हुई उसमें वो लोग फिट इन नहीं हो रहे थे या उनकी पार्टी उनको टिकट नहीं दे सकती थी, उन्होंने भी छोड़ना मुनासिब समझा। इसके अलावा जनाब एक और रीज़न भी हो सकता है कि उनके इख्तलाफात अपनी लीडरशिप से बहुत ज़्यादा हों, या लीडरशिप ने उन पर 4-4.5 साल जैसे उनको शिकायत है कुछ लोगों को जिन्होंने छोड़ी पार्टी नून लीग को, उनको शिकायत ये है कि जनाब नून लीग की लीडरशिप ने उनको पूछा तक नहीं। सो मल्टीपल रीज़न्स होते हैं छोड़ने के। चंद साहब का रीज़न ये था कि प्रोबेबली उनको पीपल्स पार्टी के अंदर वो पोजीशनिंग उनकी नहीं बन रही थी और वो रिस्पेक्ट शायद उनको नहीं मिल रही थी जो किसी वक्त उनके पास होती थी या किसी वक्त दी जाती थी। सो इख्तलाफात बढ़ते गए और चंद साहब छोड़ के चले गए, और एक PTI के लिए एक बहुत बड़ा आई वुड से कि एक उन्होंने अचीव किया, एक विकेट ली उन्होंने। बट एनीवेज इस चीज़ें कैसे शेप अप होंगी, मियाँ नवाज शरीफ साहब को अगर कल सज़ा हो जाती है नैब कोर्ट से तो फिर क्या सिचुएशन होगी, ये बातें मैं डिस्कस करना चाहूँगा। वसीम सज्जाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं जनाब, चेयरमैन सेनेट भी रह चुके हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी रह चुके हैं। मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, मेरे ख्याल में तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोग तशरीफ़ लाए। मैं वसीम सज्जाद साहब से शुरू करना चाहूँगा। वसीम सज्जाद साहब, व्हाट डू यू थिंक इज़ गोइंग टू हैपन इन द डेज टू कम जी? जिस तरीके से मनी ट्रेल मियाँ नवाज शरीफ साहब नहीं दे पाए और केसेस पे केसेस, और एक बार एक प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से फारिग होना पड़ा, फिर उसके बाद जनाब पार्टी की क़यादत से फारिग होना पड़ा, फिर उसके बाद जनाब उनको ताहियात उनके ऊपर लग गया, बैन लग गया। सो वो ये सारी मल्टीपल चीज़ें होती जा रही है, और अब नैब के कोर्ट्स के एक फ़ैसले
मुतवक्को हैं जी। आप क्या फ्यूचर देखते हैं मियां नवाज शरीफ साहब का और नून लीग का जी? देखें जी, एक मुकदमा है और इस वक्त मेरे लिए ये कहना मुश्किल होगा कि ये मुकदमा उनकी बरीयत पे होता है या सज़ा पे होता है। लेकिन चाहे बरी हो या उनको सज़ा हो, उसके असरात काफ़ी गहरे होंगे पाकिस्तान की सियासत पे। अगर तो बरी हो जाते हैं तो उनके लिए बड़ी अच्छी बात होगी, उनकी पार्टी के लिए बड़ी अच्छी बात होगी। लेकिन अगर सज़ा हो जाती है तो उसके जो मुमकिन असरात हैं, एक तो ये है कि मियाँ साहब और यानी एक बैकफुट पे चले जाएंगे और जो दबाव है उन पे, जो कि शुरू हुआ जब उनको वजारत उज़्मा से हटाया गया, उसके बाद पार्टी की क़ियादत से हटाया गया, उसके बावजूद एक कोशिश है कि पार्टी की क़ियादत उनके हाथ में रहे बहसीत एक रहबर के, जो उनको इस वक्त एक लीडर का मुकाम दिया गया है। जिसका मतलब ये है कि अभी भी वो पार्टी के जो इफ़ेक्टिव लीडर हैं और आइंदा का रोल उनका जो है कि वो पार्टी टिकट्स भी शायद जारी करेंगे और जो लोग उनके करीब हो गए उनकी कोशिश होगी, उनकी ख्वाहिश होगी कि हमें ज़्यादा पजीराई मिलेगी नून लीग की सियासत में। लेकिन अगर सज़ा हो जाती है तो मेरा ख़्याल में ये चीज़ें सारी जो हैं वो बड़ी कमज़ोर पड़ जाएंगी और मियाँ साहब के इर्द गिर्द के जो लोग हैं उन वो भी कमज़ोर हो जाएंगे। और जो लोग मियाँ शहबाज शरीफ के गिर्द हैं या उनके करीबी हल्के समझे जाते हैं, वो शायद ज़्यादा मजबूत होना शुरू हो जाए। ये भी सुना जा रहा है कि मियाँ साहब के ख़ानदान के अंदर भी इख्तलाफात हैं। अगर ऐसी कोई बात है तो ऐसी सूरत हाल में वो भी इख्तलाफात ज़्यादा सामने आ जाएंगे और उसके असरात पार्टी के ऊपर भी पड़ेंगे। एक जो फैक्टर है जो मेरा ख्याल में देखना पड़ेगा वो ये है कि क्या सज़ा की सूरत में कोई सिंपैथी फैक्टर डेवलप होगा। ये एक सवाल है जिसको देखना पड़ेगा। वो मुमकिन हो सकता है कि लोगों में सिंपैथी डेवलप हो जाए कि ज़्यादती हो रही है। कोशिश और बयानियाँ आप देख रहे हैं कि मियाँ साहब की जानिब से, मोहतरमा मरीम साहब की जानिब से यही है कि ज़्यादती हो रही है, अदालतों में भी तनकीद होती है और कहा जाता है जी कि एक जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हमारे ख़िलाफ़ है। ये बयानियाँ अभी तक तो वो कामयाब जा रहा है, लेकिन ये हर वक्त ये नहीं होता। क्या ये पीक कर गया है? क्या आइंदा भी चलेगा? क्या वो इस बयानी को कायम रखेंगे या वो बयानियाँ कमज़ोर होता जाएगा और ये क्या सज़ा की सूरत में क्या सूरत हाल होगी? मेरे ख्याल में ये बयानियाँ कायम नहीं रहेगा। सज़ा होगी तो ये बयानियाँ और कमज़ोर हो जाएगा। तो इस सूरत हाल में अगर ये भी हो, बड़ा अहम सवाल होगा कि ये अगर सज़ा होती है तो किस वक्त होती है, उसकी टाइमिंग क्या है, इलेक्शन के कितने करीब होती है। अगर इलेक्शन के बहुत करीब हो तो उसके भी असरात होंगे, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये बहुत सारी कुछ ऐसे सवालात हैं जिसका अभी तजिया करना ज़रा मुश्किल होगा और मेरा ख्याल में थोड़ा और वक्त गुजर जाए, ये मामले करीब हो जाए, इलेक्शन की जो सरगर्मियाँ हैं वो ज़्यादा ज़ोर पकड़ जाएँ तो वो ये सूरत हाल ज़्यादा वाज़ेह होती जाएगी। और आइंदा दिनों में हम ये भी देखेंगे कि ये जो पोजीशंस बन रही हैं कि नून लीग के साथ कौन है, पीटीआई के साथ कौन है, वाज़ेह नज़र आ रहा है कि पंजाब में इस वक्त जो मेजर फैक्टर्स, मेजर प्लेयर्स होंगे वो नून लीग और पीटीआई होंगे। इसीलिए आप देख रहे हैं कि लोग उनकी तरफ जा रहे हैं। तो मेजर टसल जो होगा, मेजर जो फाइट होगी इनके दरमियान नज़र आती है। तो अब देखिए कि आइंदा दिनों में ये कितने मजबूत हो जाते हैं, दोनों कैंप्स कितने मजबूत होते हैं, कौन और अहम शख्सियात इधर उधर जाती हैं, नून लीग से निकलती हैं या पीटीआई से निकल के उधर जाती हैं। तो ये सारी सूरत हाल एक बड़ी दिलचस्पी है और बड़ी मेरे ख्याल में अहम भी है। आइंदा चंद दिनों में, हफ्तों में ये सूरत हाल सज़ा होती है अगर, तो जी। उसके दो इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। या तो उनको उनका जो नैरेटिव है वो इस वक्त जो बिक रहा है वो अरूज पे पहुंच सकता है या वो डिमिनिश हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि जनाब उनको ये सारी चीज़ें फिजल आउट हो जाए और सारी पार्टी के अंदर एक नया हलचल मच जाए, थिंग्स लाइक दैट। सो डू यू थिंक कि मियाँ साहब को कोई सिंपथी वोट मिल सकता है अगर उनको सज़ा हो जाए और टाइमिंग उसकी अगर इलेक्शन के करीब हो तो उनको सज़ा अगर मिल जाती है
तो सिंपथी वोट गेन कर लेंगे वो? देखिए राणा साहब, सिंपैथी वोट किस चीज पर गेन करेंगे? या तो होना कि उन्होंने कोई जमहूरियत के लिए बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया हो। इस वक्त उनका जो अदालत में केस चल रहा है वो उनकी जो कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है और जो पैनमा के इंकशाफात है उस पर हो रहा है, जिसका उनको बेबहा मौका मिला अपनी सफाई पेश करने का, वो सफाई पेश नहीं कर सके। और अब तो ऐसे एविडेंस आ चुका है और बिला खौफ तरदीद आप कह सकते हैं कि कंप्लीट एविडेंस है जो पूरे उनका जो बयानिया था उसकी नफी करता है, उसकी कलाई खोल देता है। तो करप्शन का और मनी लॉन्ड्रिंग का अगर केस साबित हो जाता है, मुझे समझ नहीं आती इस मुल्क में उस पर सिंपैथी कैसे मिलेगी और क्यों कर मिलेगी। और आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे लोगों में ये चीज समझ आ रही है, उनकी पार्टी के अंदर उनके बयानिए पर भी इंतशार है और पार्टी दो हिस्सों में तकसीम है। पार्टी के बहुत से सीनियर्स हैं, जिसपे निसार अली खान साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब भी हैं, जो उस बयानिया से मुत्तफिक नहीं है। उनकी हिकमत अमली आपको दिखाई दे रही है कि जो नवाज शरीफ साहब की हिकमत अमली से बरक्स दिखाई दे रही है। तो मुझे कोई सिंपैथी की वेव दिखाई नहीं देती। ये आप इसलिए तो नहीं कह रहे शाह जी कि आप यूर फ्रॉम पीटीआई और ग्राउंड रियलिटी ये है कि जनाब अगर अभी भी लोगों के पास जाया जाए तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बिल्कुल पक्के वोटों वाले नहीं होते, नून लीग वाले, वो आज भी कहते हैं जनाब कि देखिए कोई गल नहीं, मियाँ साहब ने की देखिए किता है, ये वोट असी इसमें उन्होंने ही कोई पावांगे। गारा साहब कोई शक नहीं, उनका एक वोट बैंक है, इसमें हम्म, कोई शक नहीं। एक तबका है जो उनके साथ कल भी था और आज भी है, और उनको अगर सजा हो जाती है फिर भी रहेगा। हम्म, लेकिन मैं बाय लाज बात कर रहा हूँ, एक उनके वोट के अलावा एक बहुत बड़ा तबका है जो कि न्यूट्रल तबका है और वो मुतमईन नहीं है, इस सारी बात से मुतमईन नहीं है। बहुत बड़ा तबका है जिसको कहते हैं खामोश वोटर जो होता है, और उसकी तादाद बहुत बढ़ चुकी है, बहुत बढ़ चुकी है। सिविल सोसाइटी के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो इन सब चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो खामोश तमाशाई नहीं बने रहेंगे। वो समझते हैं कि इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है। वो समझते हैं कि करप्शन और करप्ट एलिमेंट ने इस मुल्क को कितना नुकसान पहुंचाया है। अब लेकिन एक चीज़ ये भी है, एक और भी तासुर है, एंड दैट इज़ कि जनाब पार्टी के अंदर के इख्तलाफात जैसे वसीम सज्जाद साहब कह रहे हैं कि अगर हैं तो उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा। और उसके अलावा आप भी कह रहे हैं कि जनाब एक नैरेटिव है जो मियाँ साहब का है, मियाँ नवाज शरीफ साहब का, और एक स्टैंस है जो कि शहबाज शरीफ साहब का है। सो दोनों मुख्तलिफ हैं, बट एक ये भी आवाज़ आती है कि वन पर्सन इज़ प्लेइंग एज अ गुड कॉप एंड द अदर पर्सन इज़ प्लेइंग एज अ बैड कॉप। सो वो भी और चीज़ है या अर्जी या है, आपको लगता है कि वाकई देखिए मुख्तलिफ है नैरेटिव जी दोनों का? राणा साहब, पार्टी के इख्तलाफात तो अब ढके छुपे रहे नहीं। आपसे कौन नहीं जानता कि पार्टी का एक बहुत बड़ा अंसर जो है वो पार्टी से अलग इख्तियार कर चुका है। आपने देखा कि अभी 6-7 उनके जो एमएनएज हैं, जिसपे 2 एमपीएज हैं, सिटिंग एमएनएज एंड एमपीएज, और बहुत सी की लाइन है जो पाइपलाइन में है, जो उनसे अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं या करने वाले हैं। और वो चीजों को जिसे कहते हैं ना, उसको गेज कर रहे हैं। तो इख्तलाफ तो जाहिर हो चुका है। आप देखें ना, जनूबी पंजाब में मुस्लिम लीग की जो बहुत बड़ी एक सपोर्ट बेस है, वो समझते हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। वो समझते हैं कि उनको वो अहमियत उनको या उनके इलाके को नहीं दी गई पिछले 10 साल में। वो देखते हैं कि जनूबी पंजाब के साथ जो गैप था, पॉवर्टी गैप, वो शुमाली और जनूबी पंजाब में उसमें इजाफा हुआ है। फंड्स की एलोकेशन में नाइंसाफी हुई है और वो अब अलहदा अपने सूबे की लिए एक तहरीक और अपना उन्हें एक महाज बना रखा है। तो वो कौन लोग हैं? वो मुस्लिम लीग नून के ही लोग हैं ना। ठीक। चले तो उससे मेरे ख्याल में फ़ायदा, जैसे वसीम सज्जाद साहब भी कह रहे हैं और वैसे भी नॉर्मली जो बात समझ आ रही है कि पंजाब में जो होगा वो मुकाबला आप लोगों का होगा, यानी कि पीटीआई का और नून लीग का ही होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो एज सच काउंट करेगी मेरे ख्याल में देखिए देखिए राणा साहब, इंडिपेंडेंट पीपल्स कैंडिडेट्स पार्टी, पे। देखिए पीपल्स पार्टी कोई शक नहीं एक बहुत पुरानी और एक नेशनल पार्टी है।
अब सवाल ये है, आज देखिए बहुत बड़ी खबर है जो कि नदीम अफजल चंद जैसी शख्सियत आज पीपल्स पार्टी को छोड़ के वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो गई। सवाल ये है कि ये खबर, उससे बड़ी खबर ये है, ये नहीं कि वो पीटीआई में शामिल हो गए, उससे बड़ी खबर है कि वो पीपल्स पार्टी से अलहदा हो गए। अब अलहदा क्यों हुए? सोचने की बात यह है कि इतना कमिटेड आदमी, क्लीन आदमी, अपराइट आदमी, उनका डिफेंड करने वाला आदमी आज उनसे नाताल्लुक होता है, तो उसकी कोई बुनियाद तो होगी। इस वक्त पंजाब में बिलखुसूस मैं कहूंगा कि जो लोग कायल हो चुके हैं कि पीपल्स पार्टी सुपर के रह गई है, इनका नैरेटिव सेल नहीं कर रहा, पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में क़यादत नहीं है। और ये बात देखिए, अच्छे लोग मौजूद हैं, कमर जमान कहरा जैसे अच्छे लोग मौजूद हैं, एतजाज एहसन जैसे अच्छे लोग मौजूद हैं, लेकिन जब वो देखते हैं, लोग गिलानी साहब को देखते हैं, राजा परवेज अशरफ साहब को देखते हैं, उनकी कारकर्दगी को देखें, उनकी दास्तानों को सुनते हैं, तो लोग फिर उनसे किनारा कश हो रहे हैं और समझते हैं कि अगला इलेक्शन जो है पंजाब की हद तक पीटीआई और नून का दिखाई दे रहा है, पीपल्स पार्टी खेल में दिखाई नहीं दे रही। We have like seen so many governments going out. Do you think कि आइंदा आने वाले इलेक्शंस के बाद जो गवर्नमेंट बनेगी वो कोई ऐसी हुकूमत होगी जिसमें सब पार्टीज की इन्वॉल्व, कोलिजन गवर्नमेंट होगी, उसमें सब पार्टीज मिलकर हुकूमत बनाएंगी, या व्हाट डू यू फोरसी जी? देखिए जी, जो इस वक्त तो देख रहे हैं कि नून की खासी अक्सरियत है कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बली में भी। ये अक्सरियत मुझे नज़र नहीं आ रही आइंदा जो इलेक्शन हो रहे हैं, और बाकी पार्टीज़ जो हैं वो उनका हिस्सा होगा। पीटीआई एक मजबूत में है, पंजाब में उभर रही है, तो ऐन मुमकिन है कि कोई सिंगल पार्टी गवर्नमेंट ना बन सके पंजाब में भी और सेंटर में भी। और वैसे भी आप देखेंगे कि 18th अमेंडमेंट के बाद जहाँ पे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की एक बहुत अहमियत हो गई है, और बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जहाँ पे कंसल्टेशन के बगैर हुकूमत चल नहीं सकती, तो मैं समझता हूँ कि आइंदा की जो पॉलिटिक्स है वो एक कोलिशंस की तरफ बढ़ रही है। यूरोप में इसी तरह हो रहा है कि कोलिशन गवर्नमेंट बनती हैं, और मैं पाकिस्तान में भी मैं देख रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता हम भी शायद कोलिशंस की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसका एक इंडिकेशन है वो ये है कि अभी आप देख रहे हैं कि केपीके में एक पार्टी की हुकूमत नज़र आ रही है, सिंध में किसी और पार्टी की है, पंजाब में किसी और पार्टी की है, बलूचिस्तान का एक अपना निज़ाम है जिसका प्रोडिक्ट करना ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि एक स्प्लिट मैंडेट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो कि शायद पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए अच्छी, और हम एक दूसरे के साथ मिल के आगे चलना सीख लें और हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में स्टेबिलिटी आ जाए, हम एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीख लें, और सियासत में की बजाय एक कोऑपरेशन का जो एलिमेंट है वो आ जाए, और हम सब समझें कि जी हमारा मकसद आवाम की बेहतरी है, मुल्क की खिदमत है। एक दूसरे से दुश्मनी करना उसका ना फ़ायदा है ना आवाम उसको पसंद करते हैं। तो अगर जैसे कि आप भी इंडिकेट कर रहे हैं कि हमें भी समझ आ रही है कि स्प्लिट मैंडेट होगा और सबको मिल के हुकूमत बनानी पड़ेगी, बट डू यू थिंक सब मिल जाएंगे या उस वक्त भी कोई गड़बड़ नज़र आएगी आपको जी? और स्पेशली ज़रा ये बता दीजिएगा वसीम सज्जाद साहब कि ये जो केयर टेकर सेटअप है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेन ऑब्जेक्टिव तो केयर टेकर सेटअप का यही है कि अच्छे इलेक्शन, साफ़ सुथरे इलेक्शन है, ये ऑब्जेक्टिव होता है। लेकिन फिर भी हमेशा हमने देखा कि पिछली दफ़ा भी पीटीआई ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे बड़ा काउंट किया, लेकिन कुछ रोज़ के बाद ही इस पे जनाब अपनी रिजर्वेशन शो करनी शुरू कर दी, एंड द एंड रिजल्ट वाज डिफरेंट। सो डोंट यू थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि केयर टेकर सेटअप जो है वो ऐसा हो जो कि बिल्कुल न्यूट्रल हो, एंड देयर शुड बी लाइक ऑनेस्ट पीपल, और वो किसी तरफ टिल्ट ना करते हो? ये तो एक बहुत भारी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन पे, और मेरा ख्याल में तमाम जो सहूलतें उनको चाहिए दी जा रही हैं, तमाम पार्टीज़ की तरफ से उनको एक सपोर्ट मिल रहा है, एक माहौल
या जुडिशरी की तरफ से भी इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट मिल रहा है। कोई वजह नहीं कि उनके पास कोई बहाना हो इलेक्शन सही ना कराने का। तो दूसरा सवाल आपने पूछा कि कोalition बनेगी नहीं बनेगी, वो कहते हैं ना कि ये पॉलिटिक्स में एक स्ट्रेंज कई दफा ऐसी सूरत हाल हो जाती है कि ना मानते हुए ना चाहते हुए भी कई दफा इकट्ठा होना पड़ता है। जर्मनी में हमने देखा कि दो पार्टीज जो बिल्कुल एक दूसरे से दूर थी, जिनकी आइडियोलॉजीज नहीं मिल रही थी, लेकिन हालात ने मजबूर कर दिया और उन्होंने कोalition गवर्नमेंट में बैठ जो था उनको मजबूरन करना पड़ा। तो इसलिए अभी तक तो नक्शा वाज़ेह नहीं है और अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि क्या होगा, लेकिन मेरे ख्याल में अगर कोई वाकई ऐसी सूरत हाल आ गई तो फिर ये पॉलिटिक्स का अपना एक कल्चर होता है कि लोग देखेंगे, बातचीत करेंगे और कोई ना कोई सूरत हाल ऐसी निकल आएगी कि हुकूमत फिर बनानी पड़ेगी। और अगर ना बनी तो फिर वही होगा कि दोबारा असेंबलियों को डिज़ोल्व करना पड़ेगा। अगर हुकूमत नहीं बनती तो फिर दोबारा इलेक्शन होंगे, जिसका मुल्क मुतहम्मिल शायद ना हो सके, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम मजबूरी होती है जिसकी तरफ शायद जाना पड़े। लेकिन फ़िलहाल इस किस्म की सूरत हाल शायद नज़र नहीं आ रही। इस किस्म की अगर देखें वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि आप लोगों ने, जैसे मैंने वसीम सज्जाद साहब से भी पूछा, आप लोगों का पिछली दफ़ा आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर बहुत काउंट किया था, और लेकिन उसके बाद एज सच आपकी एक्सपेक्टेशंस या लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे शायद पूरा नहीं उतर सके जो साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे पिछले केयर टेकर सेटअप में। सो वो एक इशू बन गया और बाद में आप लोगों ने रियलाइज़ किया कि जनाब अब बहुत देर हो चुकी है, और उसके बाद फिर चीज़ें डिफरेंट तरीके से शेप अप होनी शुरू होगी। इस केयर टेकर सेटअप में आप कैसे एहतियात बरत सकेंगे? और दूसरा मुझे ये समझना है कि आप जो केयर टेकर सेटअप है वो अपोजिशन और गवर्नमेंट, सिटिंग गवर्नमेंट मिल के उस पर बनाती है, इत्तफाक राय करती है। सो एक तरीकाकार दुरुस्त है या नहीं? नंबर 1। नंबर 2, नंबर 3 एक और चीज़ मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ ताकि आप इकट्ठे जवाब दे दें और मैं आपको रोक ना सकूँ, इंटरफेयर ना करूँ आपकी गुफ्तगू को। आप क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में आप जब इलेक्शंस हो जाते हैं तो एक नई गवर्नमेंट जब आपको बनानी पड़ती है तो आप क्या मिलजुल के गवर्नमेंट बना सकेंगे? लाइक पीपल्स पार्टी भी हो, नून लीग भी हो, पीटीआई भी हो, छोटी जमातों के भी अगर लोग आ गए तो उनको भी मिल के आप बना सकेंगे गवर्नमेंट जी, या उसका हिस्सा बन सकेंगे? राणा साहब, पहली बात तो ये है कि तरीकाकार जैसा भी है, अच्छा है या बुरा है, आइन में वो तयशुदा है और हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि केयर टेकर सेटअप ऐसा हो बुनियादी तौर पर शफाफ इंतखाबात कराने की नीयत और अहलियत रखता हो। हमारा सिर्फ उनका 1 पॉइंट एजेंडा हो, और वो ये हो कि क्रेडिबल, फ्री, फेयर और क्रेडिबल इलेक्शन करवाने को कामयाब हो जाए, ताकि कौम का एतमाद जो बैलेट बॉक्स पर है, बैलेट पर है, वो मुतज़लज़ल ना हो, वो बहाल हो जाए। 2013 का बड़ा तल्ख तजर्बा है, और 2018 में बदकिस्मती से अगर वो तजर्बा गया तो उससे इदारों को, जमहूरियत को और लोगों के एतमाद को ठेस पहुंचेगी। एक नंबर 2, मैंडेट क्या होगा? मैं समझता हूं कि अभी कहना कबल वक्त है। मेरी राय में जैसे कि वसीम सजाद साहब फरमा रहे थे और बहुत तजर्बा है उनका, कि दुनिया में कोलिशन गवर्नमेंट बनती हैं, यूरोप में बेपनाह है, हमारे पड़ोस में हिंदुस्तान में आपके सामने मिसालें हैं कि कोलिशन गवर्नमेंट बनती हैं, उसका रिवाज बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में भी इस मर्तबा एक अनोखा तजर्बा हुआ कि एक स्प्लिट मैंडेट आया और मुख्तलिफ सूबों में पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट बनी। सिंध में पीपल्स पार्टी को मौका मिला, पंजाब में नून लीग को मौका मिला, और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ को मौका मिला, और बलूचिस्तान में एक कोलिशन। तो एक नया एक्सपीरियंस था जो अब खत्म होने वाला है, और 1 माह की उसकी मुद्दत रह गई है। मुस्तकबिल में क्या होगा? मैं समझता हूँ कबल वक्त है। मेरी राय में मुझे लगता है कि इस दफा हो सकता है एक बड़ा क्लियर मैंडेट आ जाए, और लोग, मुझे ये खुशफहमी कह लें या कह लें, वो ये है
कि लोग क्लियर कट मैंडेट दें और एक तब्दीली के लिए मैंडेट दें तहरीक इंसाफ को, और तहरीक इंसाफ एक वाज़ेह मेजॉरिटी देकर आए और सेंटर में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में तो वाज़ेह तौर पर एक गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हो जाए। बलूचिस्तान में और में उसे एडजस्टमेंट्स के इम्कानात को मैं रूल आउट नहीं कर रहा। मैं देख रहा हूँ उसका आपको एक आपको उसकी शक्ल इंशाअल्लाह 29 अप्रैल को बिहार पाकिस्तान में जो तहरीक इंसाफ का जलसा हो रहा है उसमें एक झलक आपको जरूर नजर आएगी कि लोग आए दिन, जो लोग आज तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं, नून को छोड़ के, काफ को छोड़ के, पीपल्स पार्टी को छोड़ के, तो कोई वजह तो है, लोग ग्राउंड रियलिटीज को देख के शामिल हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी कह देना कि कोई स्प्लिट मैंडेट होगा कबल अज़ वक्त है। ऐन मुमकिन है कि स्प्लिट मैंडेट न हो और एक वाज़ेह पैगाम कौन और एक वाज़ेह मैंडेट इमरान खान को दे ताकि उस मैंडेट पर अमल पैरा होकर। हुसैन बुखारी साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है जी। नईर हुसैन बुखारी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ अ गवर्नमेंट आफ्टर द इलेक्शंस। कोई ऐसी गवर्नमेंट बन सकती है, स्प्लिट मैंडेट हो सकता है और सब पार्टीज़ को मिल के एक हुकूमत बनानी पड़े, और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होता और ऐसे मिलजुल के सारी पार्टीज़ मिल के अगर एक हुकूमत नहीं बना पाए अगर आफ्टर द जनरल इलेक्शंस, तो फिर वही होगा कि दोबारा री इलेक्शंस की तरफ जाना पड़ सकता है, विच प्रोबेबली विल बी अ डिफ़िकल्ट टास्क। जी, आप इससे इत्तेफाक करते हैं या नहीं जी बुखारी साहब? शुक्रिया राणा साहब। हो रहा है कि मैं ट्रेवलिंग राइट नाउ, जब आप कॉल पे लिया तो शायद कॉल ड्रॉप भी हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हैं और स्पेकुलेटिव है जी। अभी इलेक्शन प्रोसेस शुरू होना है जी। और फिर पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी पास्ट परफॉर्मेंस पे और अपना फ्यूचर मैनिफेस्टोज पे बात करनी है, और जो अट्रैक्ट करेगा पब्लिक एट लार्ज, ऑब्वियसली फिर उस पार्टी को कामयाबी हासिल हो सकेगी। लेकिन मैं अभी इसको प्री मैच्योर समझ स्टेज पे आप स्पेकुलेट कर लें कि जी कोई पार्टी गवर्नमेंट बना ना सके। ऑब्वियसली इलेक्शन में आवाम का बाशऊर है और वो अपनी राय का इस्तेमाल करेंगे और ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को जरूर मौका फराहम अपनी राय के जरिए तो हुकूमत बना सके। तो अभी जो आप कहते हैं अगर कोई पार्टी गवर्नमेंट बना सकी तो फिर री इलेक्शन की तरफ जाए। ऑब्वियसली जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजॉरिटी नेशनल असेंबली, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रूवन मौजूद है, अपॉर्चुनिटी मिलती है पॉलिटिकल पार्टीज को, जिसके पास सबसे ज्यादा नंबर होंगे पहली तो अपॉर्चुनिटी उसको मिलेगी, और फिर डिस्क्रिप्शन ये फिर आके अल्टीमेटली प्रेसिडेंट के पास आ जाती है कि यू कैन कॉल फॉर फ्रेश इलेक्शंस। लेकिन मैं समझता हूँ कि सारी जो आप डिस्कशन कर रहे हैं, इट इज़ टू अर्ली टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर ऐसी सूरत बन जाती है तो नईर बुखारी साहब, आप लोग फॉर दीज सर्कमस्टेंसेस लेकिन अगर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन अगर तो अगर इफ वाली बात है ना, लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द इलेक्शंस, और फिर व्हाटएवर कॉन्स्टिट्यूशन से जो आइन कहता है उसके मुताबिक ही अमल होगा। आइन तो कहता है मेरे ख्याल में जी कि हुकूमत बना लें, और ऐसे एग्जांपल्स यूरोप में भी मौजूद हैं। ये सारा डिपेंड करता है इलेक्शन रिजल्ट्स पे। जी इलेक्शन ऑब्वियसली रिजल्ट्स क्या आते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज उस वक्त स्ट्रेटजीज बनाएंगी। क्या ऑब्वियसली जी उसी पे डिपेंड कर उस वक्त क्या सूरत हालत है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के पास कितनी स्ट्रेंथ आती है नेशनल। ओके, हैव यू बुखारी साहब, आप लोगों ने कोई नामों पे डिस्कशन शुरू कर दिया है केयर टेकर सेटअप पे, ये कौन प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, या क्या आपने कोई नाम फाइनलाइज कर लिए हैं जी? मैं समझता हूँ कि जो मेरी जाती राय है, और अभी क्योंकि ओरिजिनली तो डिस्कशन होनी है लीडर पोजीशन पे, लेकिन ये नाम जो है ये लीडर ऑफ अपोजिशन और उसके लीडर ऑफ हाउस के पास ही होने चाहिए टिल वो फाइनल डिसीजन लेते हैं।
क्योंकि आप नामों को पहले अफशां कर देंगे तो फिर बहुत सारे मामला कहीं और रुख अख्तियार कर लेते हैं। बल्कि कल भी किसी को मैं सुन रहा था जो हालांकि नाम उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए, लेकिन एक 3 नाम आए तो उनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स डिस्कस होने शुरू हो गए। तो लेट्स नॉट गो टू दैट एक्सरसाइज। जब ये प्रिविलेज दो शख्सियात के पास है तो वो इसको डिस्कस कर लें। हाँ, हमने डिस्कस करने शुरू कर दिए हैं, हमारे जहन में नाम है, लेकिन ये मुनासिब नहीं होगा कि उनको स्टेज पे डिस्क्लोज किया जाए। कब तक आप डिस्क्लोज करना चाहेंगे बुखारी साहब? पहले तो हम आपस में बैठ के शेयर करेंगे। बिफोर कमिंग टू प्रेस, लीडर अपोजिशन जो है वो शेयर करेंगे प्राइम मिनिस्टर के साथ। बट दैट्स द नॉर्मल एसओपी ना जी। लेकिन फिर भी कब तक अल्टीमेटली आप डिस्कस ओपन करना Why चाहिए? media is so anxious to get names so early? व्हाई नॉट जी? It is the prerogative है उसका, लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ हाउस का। लेट देम डिसाइड ना, जब वो डिसाइड करेंगे सामने आ जाएंगे। you are the deciding people जी। we are not deciding, you are deciding। अब मीडिया उसमें डिसाइड तो आप लोगों ने करना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ऐसा नाजुक मामला है और इट्स अ मैटर ऑफ ट्रस्ट ऑल्सो, और ये प्रोसेस इन दोनों को आप नहीं, उसको करने से नहीं रोक रहे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि कब तक आप डिस्क्लोज करेंगे? जब वो डिस्कस हम कर लेंगे, फाइनलाइज कर देंगे, तो फिर ऑब्वियसली हम मीडिया के पास आ जाएंगे डिसाइड करने। पूछना चाहूँगा, डू यू थिंक कौन से क्या पॉसिबिलिटीज़ होनी चाहिए, कैसे गेज करना चाहिए, किस तरीके से चलना चाहिए कि एक ऐसा सेटअप लाया जाए जो कि बहुत अहसन तरीके से सारा काम कर सके? क्या मतलब लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस मिलके इनको, इज दिस इनफ जी, या हाउ शुड वी गो अबाउट इट जी? कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें वो तो ठीक है, बट अदर देन दैट भी कोई होना चाहिए, कोई ऑल्टरेशंस होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में सिलेक्शन के बारे में, या कैसे, हाउ शुड वी गो अबाउट इट जी, या इसी तरह ठीक है? देखिए जी, ये जो केयर टेकर सेटअप है इसका एक तरीका दिया हुआ है आइन में, और मेरे ख्याल में जो उसकी रूह है वो ये है कि अपोजिशन वाले भी आपस में मशवरा करें, गवर्नमेंट अपनी एलाई से मशवरा करे, और ऐसी शख्सियत हो जो एक सबको काबिल कबूल हो, लेकिन दूसरा एक बावकार तरीके से इस इंटरिम पीरियड में पाकिस्तान की सरबराही कर सके, यानी पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा करे, उसको कम न करे। क्योंकि उसने इस 2 महीने के अरसे में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी है, बाहर से लोग आएंगे, उनको मिलेंगे, वो पाकिस्तान का एक चेहरा होंगे, तो लिहाजा वो एक बावकार शख्सियत होनी, अच्छी शख्सियत होनी चाहिए। जो नाम सामने आ रहे हैं वो अच्छे नाम हैं। इस वक्त कानून के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स के मुताबिक केयर टेकर को डे टू डे गवर्नमेंट के अमूर चलाने होते, कोई ज़्यादा बड़ी पॉलिसी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ज़्यादा जो अहमियत है वो इलेक्शन कमीशन की है, और केयर टेकर गवर्नमेंट को चाहिए कि पूरा सपोर्ट दें इलेक्शन कमीशन को कि वो एक अच्छा नॉन कंट्रोवर्शियल इलेक्शन करा सके। उनको जो भी सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल, एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, केयर टेकर देनी चाहिए। और ये कोई लंबा अरसा नहीं होता, 2 महीने के करीब का अरसा है। इसमें मैं समझता हूँ कि केयर टेकर्स को चाहिए कि रोज़मर्रा के अमूर चलाएं, बावकार तरीके से चलाएं, पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफा करें, अच्छी नुमाइंदगी करें, और लोगों को इत्मीनान हो कि पाकिस्तान को नुकसान नहीं हो रहा, पाकिस्तान के मफाद को नुकसान नहीं हो रहा, और इस अरसे में हुकूमत इलेक्टेड ना होने के बावजूद भी पाकिस्तान के अमूर को अच्छी तरीके से संभाला जा रहा है। डू यू थिंक जी अपना शादी के ये जो तरीका का लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस मिल के नामों को सिलेक्ट करें और उसके बाद उनके अंदर से चुनाव किया जाए, ये तरीका कार ठीक है या इसको बदलना चाहिए, चेंज होना चाहिए जी?
ख्याल जी ये ठीक नहीं है। और बांग्लादेश में भी इस किस्म की चीज़ शुरू हुई थी, मैं बहुत से वहाँ लोगों से मिला था, वो इससे मुतमिन नहीं थे। जो मच्योर डेमोक्रेसीज़ हैं, हिंदुस्तान है, कनाडा है, इंग्लिस्तान है, वहाँ तो जो मौजूदा हुकूमत होती है वही इंटरिम सेटअप चलाती है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि बाकी इदारे इतने मजबूत हो जाएं, अदलिया, इलेक्शन कमीशन, कि केयर कोई ऐसे इकदाम न कर सके जो कंट्रोवर्शियल हो। माजी में हमने देखा है कि जो गवर्नमेंट होती है, इलेक्शन जब असम्बली डिज़ोल्व भी हो जाती है, अगर वही गवर्नमेंट हो तो वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए फ़ायदा पहुँचाने करती है, प्रोजेक्ट्स के अनाउंस कर देते हैं, पैसे देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पे असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में आप देखें इस किस्म की शिकायत या नहीं आती या बहुत कम आती है। और उसकी वजह यह है कि वहाँ इलेक्शन कमीशन बड़ी मजबूत। इस तरह इंग्लिस्तान में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे पार्लिमानी निज़ाम है वही हुकूमत होती है लेकिन शिकायत नहीं आती। तो मेरे ख्याल में एक स्टेज आएगा कि हम शायद इतने एतमाद कायम कर सकें कि जो हुकूमत है वही कर ले, लेकिन हुकूमत ऐसी मच्योर हो और इतना उसमें एक आ जाए, अकल समझ आ जाए कि वो इस दौरान ऐसी हरकत न करे जिससे लोगों को शक व शुबहात हों और वो मुतनाज़ हो जाए। तो ये वक्त लगेगा, फ़िलहाल ये निज़ाम है और मेरे ख्याल में इस तजर्बा अब देखते हैं कि कैसा रहता है। खामी हुई, कोई कोताही रह गई तो मेरे ख्याल में अगली पार्लियामेंट को चाहिए कि इसमें दुरुस्ती करे, बेहतरी करे, ताकि जो गलतियाँ हैं उससे हम सीखें और बेहतरी की तरफ जाएँ। बिल्कुल ठीक कहा जी आपने। शाह साहब, डू यू थिंक के इस तरीके कार को आइंदा आइंदा होंगे जो इलेक्शंस, नॉट दीज इलेक्शंस, द इलेक्शंस आफ्टर दीज इलेक्शंस, उसमें क्या आप चेंज करना चाहेंगे इस तरीका कार को? पहली बात तो ये है कि जो वसीम सज्जाद साहब फरमा रहे हैं, बाय एंड लार्ज मैं उनकी एनालिसिस से इत्तफाक करता हूँ और वो दुरुस्त फरमा रहे हैं। अब ये है हमेशा देखिए बेहतरी की गुंजाइश तो मौजूद होती है और आदमी अपनी चीजों को रिविजिट भी कर सकता है। सवाल यह है कि हमारे यहाँ ऐसा क्यों किया गया, एक केयर टेकर सेटअप की अरेंजमेंट क्यों की गई? जैसे कि ऐसा फरमा रहे थे, बहुत से ममालिक में तो होता ही नहीं है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है इलेक्शन करवाती है और नई गवर्नमेंट को बेटन पकड़ा देती है। लेकिन हमारे यहाँ माजी में तजर्बात कुछ तल्ख रहे हैं और आपने देखा कि जो सिटिंग गवर्नमेंट्स होती हैं वो इदारों को, वसाइल को बड़ी अपनी कामयाबी के लिए इस्तेमाल करते हैं और इससे बचने के लिए ये एक रास्ता जो कि परफेक्ट नहीं है, इसमें इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, एक रास्ता अडॉप्ट किया गया। एक ऐसी गवर्नमेंट आए जिस पर सबको एतमाद हो और उसका मैंडेट ये हो कि शफाफ इलेक्शंस करवा सके। अब इसमें यकीनन इदारों का बड़ा रोल है। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का रोल बहुत अहम होगा कि इलेक्शन कमीशन किस किस्म का किरदार अदा करती है और कितना बाअख्तियार होता है हमारा इलेक्शन कमीशन इलेक्शन को ओवरसी करने में। इसी तरह हमारे दूसरे इदारे जो हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, आपकी पुलिस कितनी न्यूट्रल होती है, उसको कितना आप डीपोलिटिसाइज करने में कामयाब हो जाते हैं। हमारी अफवाज जो हैं वो किस तरह ओवरसी करते हैं, मॉनिटर करते हैं, पोलिंग स्टेशन के बाहर और अंदर सिपाही खड़ा कर देते हैं कि कोई जालसाजी ना कर सके, कोई दबाव ना डाल सके और लोगों को एक अमन अमान के माहौल में अपना जो राइट है वो एक्सरसाइज करने का उनको मौका मिल सके। तो ये एक माहौल पैदा करने की जरूरत है। हमारी कोशिश होनी चाहिए अच्छा माहौल दिया जाए ताकि हमारा वोटर टर्नआउट बढ़ सके। हमारा वोटर टर्नआउट हमेशा इतना अच्छा नहीं रहा, उसमें इजाफे की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है, लोगों का कॉन्फिडेंस, एतमाद बहाल करने की जरूरत है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकलें और अपने वो इस्तेमाल करें और अपनी राय का इजहार करें। ठीक, बिल्कुल ठीक जी। मेरे ख्याल में बड़ी अहसन गुफ्तगू है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू है, आप दोनों की तरफ से सजेशंस भी बड़ी अच्छी हैं और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ दोनों का, वसीम सज्जाद साहब आपका भी और शाह महमूद कुरैशी साहब आपका भी। आप लोगों ने वक्त निकालने के लिए। मैं जाते जाते एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ठीक है, तरीक़ाकार केयर टेकर सेटअप का, चुनाव का, उसमें इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, लेकिन कई ममालिक ऐसे भी हैं दुनिया में केयर टेकर सेटअप नहीं आता
जो मौजूदा हुकूमत होती है वही इलेक्शन करवा देती है, लेकिन उस कॉन्फिडेंस लेवल तक पहुंचने के लिए, उस वक्त तक पहुंचने के लिए, उस स्टेज तक पहुंचने के लिए हमारे इदारे जो हैं वो इतने मजबूत होने चाहिए कि वो किसी के इन्फ्लुएंस के अंडर ना आ सके। वो टाइम कब आएगा, अभी वी हैव टू वेट फॉर दैट। शायद टाइम नहीं आया, मुमकिन नहीं है, लेकिन जो केयर टेकर सेटअप बनने जा रहा है उसमें कोई गलती नहीं हो सकती, कोई गुंजाइश ऐसी नहीं हो सकती कि कल को उंगलियां उठें, ये क्वेश्चन मार्क आए कि जनाब ये केयर टेकर सेटअप जो है इसमें गड़बड़ है और ये अपना जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है उससे हट गया है। मेन ऑब्जेक्टिव्स में उनका ये होता है केयर टेकर सेटअप के कि उन्होंने जनाब डे टू डे अफेयर्स गवर्नमेंट के चलाने होते हैं। सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उन्होंने ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कोशिश करनी होती है कि कराएं, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सारा फोकस जो होता है उनका इलेक्शन कमीशन की तरफ होता है, चाहे वो कैंडिडेट्स हों चाहे वो वोटर्स हो। वो उसको कैसे ऐसे तरीके से इलेक्शन कमीशन उनको वो माहौल, वो इन्वायरमेंट दे सकता है ताकि टर्न आउट जो वोटर्स का है वो जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा अच्छा हो। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन जी। फ़िलहाल राना मुबश्शिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।